अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं तो बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई वो तो सबको पता है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, और हम कराची शहर की बात तो भी करें ना, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, जो सियासी हलचल मची हुई है उस सियासी हलचल की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि मईशत पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं, जिनमें से एक तो रूस और यूक्रेन की जो जंग छिड़ी है, उस रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यकीनी तौर पर जो है वो आलमी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़ेर बार है। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो क्रूड ऑयल है यानी खाम तेल है, खाम तेल की कीमतें जो है $100 तक चली गई थी, जो कि आज $5 से $10 नीचे आई हैं $90 पे, लेकिन ये है कि $100 से भी ऊपर तक जाने की खदशात थे। लेकिन बहरहाल अभी रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से मजीद इसमें बढ़ने की तवक्को है, और इसी मईशत पे ज़ेरबार होने की वजह से पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक में जो एक बहरान पैदा होने का खदशा है, और यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में हमें इसका सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम मकामी तौर पर देखते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हमारे SMEs हैं यानी कि छोटे और दरमियानी ताजिर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, जिनमें OPS POS के पॉइंट्स ऑफ सेल की वजह से FPR से बहुत ज़्यादा जो है वो एक खींचातानी चल रही है। बहुत सारे मार्केट्स को, दुकानों को सील किए जा रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस भी है और एक तरीके से एक हलचल भी है। तो इसको भी हम मौजू बनाएंगे, और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो दीगर चीज़ों की महंगी हो रही हैं, लूट मार के बाजार गर्म है, स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से ताजिरों समेत एक आम शहरी भी जो अपने घरों से निकलते हुए जो वो खौफ महसूस करता है, और इसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा एक बहरान है हमारे यहाँ मार्केट्स में। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो एक अहम बात है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते से पहले मैं आपसे बताता चलूँ। अभी कुछ देर कबल जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो एक लाइव उनकी तकरीर आई थी, उसमें यकीनी तौर पर आपने सुन ली होगी कि आज यानी कि 1 मार्च को से तेल की कीमतें जो है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹10 कम कर दी गई हैं। इस तरह बिजली पे ₹5 यूनिट कम कर दिया गया है, तो एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने अपने तरजीहात बयान किए हैं, प्रोग्राम्स बयान किए हैं, जो कि PTI हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए और दीगर जितने भी हुनरमंद अफराद हैं उनके लिए पेश की गई। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं आज, और इस पर हम थोड़े से डिस्कस भी करेंगे। आज जो मेहमान मेरे यहाँ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो जीनत बने हैं आज मेरे इस प्रोग्राम के, मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब एक समाजी शख्सियत भी हैं, मुआशी तज़कियाकार भी हैं, और एक ताजिर भी हैं। तो आज इनकी जो हिकमत है या इनकी जो अपनी दूरंदेशी है, उस तमाम बातें हम उनसे सुनेंगे। थैंक यू अतीकुर रहमान साहब, हम यहाँ तशरीफ लेकर आए। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब महमूद हामिद साहब। महमूद हामिद साहब ताजिर के साथ साथ एक सियासी शख्सियत भी हैं, और सियासी शख्सियत को किस तरह है वो तो खुद भी बताएंगे, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही फाल शख्सियत हैं ये SMEs में, और ये हैं सदर हैं ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इसके सदर हैं, और काफ़ी से ज़्यादा ये स्मॉल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा तगदो भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पेश भी आती हैं इनको, और उनको सहते भी हैं। थैंक यू महमूद हामिद साहब फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मुजाहिदुद्दीन साहब। मुजाहिदुद्दीन साहब के सोशल मीडिया पे इतने आपको इनके पोस्ट नजर आएंगे हर मौजूआत पे, कि वो अपने पोस्ट देते हैं, और वो अपने जो तज्जिए होते हैं, जो अपने तजर्बात होते हैं, जो अपने व्यूज़ होते हैं, वो पोस्ट करते हैं, जिसपे कि लोग जो हैं वो मुजाहिदुद्दीन साहब को जो है वो सोशल मीडिया का चैंपियन भी कहते हैं, और ये ताजिर भी हैं। ये वाइस चेयरमैन है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। थैंक यू मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और नहीं, हकीकत है इसमें ये कि आप बड़े मशहूर शख्सियत हैं सोशल मीडिया के। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक छोटी सी पैकेज देखेंगे, एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रही है, लेकिन हकीकतन मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में है। वजीर खजाना अपनी तकारीर में मिनी बजट की वजाहत मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स में जाकर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दरमियाने और छोटे ताजिरों को हुकूमती इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF की हिदायत पर या FATF के खौफ से 17% सेल्स टैक्स और इस पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स, मजमूई तौर पर 20% टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स पर शदीद इख्तलाफात हैं।
दूसरी जानिब ताजिरों में FBR की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों में जाकर मॉल्स और दुकानों को सील करने पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ताजिरों को दुकानों के साइज के हिसाब से फिक्स टैक्सेस पर भी इख्तिलाफ है। बड़े मॉल्स और रजिस्टर्ड कारोबारी ताजिर पॉइंट ऑफ सेल्स को लागू करने के फैसले पर भी इख्तिलाफ रखते हैं। गो के वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर सेल्स टैक्स की छूट है, जबकि इससे ज्यादा पर लागू होगा। तीसरी जानिब बहुत सी ऐसी मसनूआत पर भी टैक्स नाफिज किया गया है जो कि माशी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ताजिरों को शिकायत है कि FBR अपनी हद से तजावुज करते हुए इकदाम कर रही है और रिश्वत लेकर छूट भी दे रही है। दूसरी जानिब शहर में बढ़ते हुए जराइम ने खौफ और हरास फैलाया हुआ है कि किसी की भी जान और माल महफूज नहीं है। इन डाकुओं के सामने पुलिस और हुकूमत बेबस है। वेलकम नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी है। ये रिपोर्ट जो है वो सारी तज़्ज़िये है कि जिस पर हम दायरेकार को उसको अहाता करेंगे कि इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम अहाता करेंगे अपनी गुफ्तगू का। लेकिन इस गुफ्तगू को हम सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपनी गुफ्तगू का तसलसल को जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम देखकर में हम दोबारा हाजिर हैं। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि FBR के मसले पे कि POS पॉइंट ऑफ सेल्स का मसला है, इसके अलावा जो लूट मार है, स्ट्रीट क्राइम्स है, इसकी वजह से भी जो हमारी अपनी मईशत है वो काफ़ी ज़ेर-ए-बार है। बहरहाल हम कोई लम्हा ज़ाया किए बिना अतीक रहमान साहब से चलते हैं। अतीक साहब, आप एक अच्छे इकनॉमिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे इकनॉमिस्ट हैं, और आप ताजिर भी हैं और आपकी एक तजुर्बा भी है। आप बहुत ही जामे अल्फाज में मुख्तसरन ये बताइए इस वक्त इकनॉमी की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब है और उसमें सबसे ज़्यादा किरदार इस बात का है कि चूंकि दुनिया में फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोलियम के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, तो इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा पड़ा है और हमारा इन्फ्लेशन का रेट जो है वो किसी तरह कम नहीं हो रहा। ये भी एक हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। साथ में ये देखिए कि हमारे जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक आम आदमी इस गोरख धंधे में फंसा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक का बिल दे, गैस को देखे या चीज़ों के प्राइसेस देखे या फिर पेट्रोलियम के देखे। मैं एक बात कहता हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है बाज़ घरानों में कि बिजली का बिल जो है ना उसकी तनख्वाह से ज़्यादा आता है। जब बिजली का बिल उसकी तनख्वाह से ज़्यादा आएगा और फिर पेट्रोलियम उसको अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो एक मुश्किल में जान तो आती है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस वक्त इंसान की समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको किस तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है तो इन्फ्लेशन को वो देखता है कि 8%, 9%, 10%, इस वक्त 13% है, 12 से 13% सर उससे भी ज्यादा ग्रो हो चुका है। और अगर आप फिगर देखें तो 18.34% पे इस वक्त आपका इन्फ्लेशन खड़ा है। अच्छा, नहीं चलिए आपकी बात से मौजूद साहब, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर हुई जिसमें कि 10 रुपए उन्होंने पेट्रोल, एक्सीलेंट, लेकिन और ये उन्होंने कहा कि जून तक जो अगला बजट आएगा उस वक्त तक उन्होंने कहा फिर इसका 5 रुपए बिजली फी यूनिट भी कम की है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें हकीकत में एक बात को देखना चाहिए कि जब दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसका इफेक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ रहा है, बिल्कुल, तो आप ये देखिए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त बैरूनी तौर पे कर करके $20 बिलियन तक पहुंचने वाला, $19 बिलियन तक तो पहुंच गया। तो लामोहला इसका असर तो इकोनॉमी पे पड़ेगा ना, और इन्फ्लेशन खुद ब खुद आगे जाएगा। बात सारी है कि हमें क्या करना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि जितना हो सके इमरजेंसी बेसिस पे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को घटा देना चाहिए, उसका गला घोट देना चाहिए जैसे मैं कहता हूं, और एसेंशियल इंपोर्ट सिर्फ रखनी चाहिए। एसेंशियल आइटम्स पर टैक्सेस वगैरह खत्म कर देनी चाहिए, वो दूसरी बात है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले दिनों, जो 17% सेल टैक्स डाल दिया है हर चीज पे, जिससे प्लांट एंड मशीनरी भी है। आपके एनर्जी क्राइसिस है तो आपको सोलर प्रोडक्ट्स और इसकी लाइट प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाना चाहिए था, डेयरी पे भी लगा दिया, फिर उसके बाद सीड्स पे लगा दिया। मतलब थोड़ा सा देखें, इवन के आके देखें कि मेडिसिन के रॉ मटेरियल पे लगा दिया, मेडिसिन के रॉ मटेरियल पे लगा दिया और कहा कि ये किसी पोजीशन पे जाके जीरो रेटेड हो जाए, लेकिन वो पोजीशन कब बनेगी, क्या होगा, एक रेट तो फ्रेम होता है ना। ये सारी चीजें जो तकलीफ दे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा रियलाइज किया कि फ्यूल के प्राइसेस नीचे लाए, लेकिन इससे मसला अभी हल होने वाला नहीं है, इसको मजीद भी लाने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करके मैं आगे बढ़ूंगा कि अब जबकि $90 पे आ गया है, तो अब ये लाजमी $100 पे जाएगा, फिर दोबारा ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग में जैसे शिद्दत आएगी उसी तरह आपके इकोनॉमी, तो मेरा ख्याल है कि क्राइसिस आने वाले हैं। जी देखिए इन्होंने एक रिलीफ दिया है, चूंकि गवर्नमेंट को रिलीफ मिला है। देखिए मैं आपको एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
जब दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस $95 पर बैरल हो गए, तो पाकिस्तान को अपने हर फोर्टनाइट में ना 35 बिलियन रुपए का रेवेन्यू लॉस होता था। एक डेफिसिट कंट्री, डेट बर्डन कंट्री, वो इस तरह का रेवेन्यू लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जाहिर है उसको आगे पास ऑन करना है, लेकिन ये पास ऑन होने से आम आदमी को बहुत तकलीफ हुई है। आज थोड़ा सा इस ऐलान से ये होगा, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, बिजली के बिल में एक बहुत ही पीनट जैसी रिलीफ मिलेगी, जिस तरह का टैरिफ है। लेकिन बात यह है कि अतीक साहब, इसमें भी आप वो बात नहीं करेंगे। आपने एक बात कही ना कि लोगों की तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, तो हम भी कभी चाहिए ना कि हम भी कुछ थोड़ी सी जो है एसी लगाएं, घर में ना लगाएं, अय्याशी ना करें, हम भी तो कुछ थोड़ी बचत करें ना। तो इसमें अवाम भी कसूरवार है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और आता है, वो ये है कि हमें जरूरत इस बात की, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज जिक्र किया, कि हमें किसी तरह भी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ऐसी हो सकती है जब हमारी इलेक्ट्रिक टैरिफ्स कम हो, हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो, या गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ दे कि कंसेशनरी टैरिफ है नई इंडस्ट्री लगाने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड है। जमीन की कीमत बहुत ज्यादा, उस पर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। 13% है जी। एक्सपोर्ट पे सेल्स टैक्स जो है या जो भी टैक्सेस हैं वो कम है जी। तो मतलब ये कि कुछ ना बेनिफिट तो दिए हैं ना। वो एक रिलीफ है आपके पास, लेकिन उसमें आप रिफंड लेने में आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी तो आप देखिए ना। बिल्कुल सही देखिए ना, एक्सेस टू फाइनेंस का प्रॉब्लम एक्सपोर्टर को हमेशा रहता है। रिफंड से वही बात हो जाती है महमूद आमिर साहब, एफबीआर वालों की चांदी हो जाती है। एफबीआर वालों का जो मसला अभी चल रहा है, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से भी कि पीओएस का निजाम आप लोगों को कितना तंग कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ सेल का निजाम है। मैं तो ये कहूंगा कि चित भी उनकी है, पट भी उनकी है। तो अब आप ये जो निज़ाम आया है, ये निज़ाम तो मतलब ये कि उनकी चांदी हो गई है और रिश्वत के रेट भी बढ़ गए हैं, लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं। देखें, जो टैक्स का निज़ाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आसान हो और जिसके अंदर गवर्नमेंट के एहलकारों के मामला कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो। अब जैसे हमारा यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम था, उसके अंदर जो टैक्स आदमी ताजिर जो है वो जाहिर कर देता था, उसको तस्लीम कर लिया जाता था, वो कामयाबी से चल रहा था। सेल्फ फाइनेंसिंग वाली बात ही है। हाँ, तो ऐसे ही टैक्स की जरूरत है। इस टैक्स के जरिए से रिश्वत सतानी कम नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं? आप लोग, हम ये चाहते हैं कि जो भी टैक्स हो उसमें यानी कि जो डिक्लेयर कर दे ताजिर उसको तस्लीम कर लें, और मतलब ये कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो। जब दुकानदार फिक्स टैक्स हो जाए, जब अहलकार हमारी दुकान के अंदर आएगा, जब हमारी शॉप पे आएगा, तो टैक्स के रेट भी बढ़ेंगे, रिश्वत के रेट भी बढ़ेंगे। ये आप सब समझते हैं, लेकिन ये हुकूमत की समझ में बात नहीं आती है। हम ये बार बार यानी कि हुकूमत की एहलकारों को भी समझाया, और इमरान खान साहब बहुत यानी कि वैसी पॉलिसी लाए थे कि हम ताजिर दोस्त पॉलिसी लाएंगे, लेकिन ये कि वो चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही, और उनकी मजबूरियां भी हैं। IMF के आगे वो बिल्कुल ढेर हुए हुए हैं। आपका ताल्लुक कॉटेज इंडस्ट्री से भी है, स्मॉल ट्रेड कॉटेज। तो अभी कॉटेज इंडस्ट्री की क्या सूरत है? कॉटेज इंडस्ट्री है कराची के अंदर? मैं तो समझा था कि खत्म हो गई, 70% कोलैप्स कर गई। देखिए, मैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो तो अब दम तोड़ गई है। वही मैं कह रहा हूँ बिजली। और मैं आपको तमाशा बताऊं कि KMC ने 3 कॉटेज इंडस्ट्रीज का अनाउंस किया था 93 के अंदर। जी। एक औरंगी वाला तो कब्जा हो गया था, औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री, एक लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज, और तीसरी थी बल्दिया। नहीं, एक औरंगी में भी थी ना, मेहरान टाउन वाली, वो भी तो कॉटेज इंडस्ट्री थी। मतलब उसको कॉटेज का दर्जा नहीं था। इनको ये कॉटेज के नाम पे और बेरोजगार नौजवानों के लिए जमीन दी गई थी। इस मद के अंदर KMC ने करोड़ों रुपया लिया है, और वो आदमी जो 93 के अंदर 22 साल का था, आज जो है वो बूढ़ा हो गया और उसको जमीन नहीं मिल सकी। कितनी बड़ी थी जी? कितने साइज की होती थी? देखिए, ये जो औरंगी के अंदर औरंगी की जो थी, ये थी 200 गज की, ठीक है। और ये जो कितने इफेक्टिव है, कितने बंदे इफेक्टिव? इसमें 4000 प्लाट थे। बल्दिया के अंदर भी तकरीबन 2500 प्लाट थे, किसी को कुछ नहीं मिला। और इस औरंगी के अंदर लांडी के अंदर 2334 प्लाट थे, किसी को कुछ नहीं मिला। इस वक्त हमने जदोजहद की है, हम कोर्ट के अंदर गए, उम्मीद है कि शायद वहां से कुछ हमारी कोई दादरस्ती हो जाए। तो मैं तो सूरत हाल ये बता रहा हूँ कि अगर ये कारखाने, ये कॉटेज इंडस्ट्री आबाद हो जाती तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। ये हमारी हुकूमत का और बल्दियाती इदारों का ये हाल है कॉटेज इंडस्ट्री के साथ। तो बाकी को तो आप छोड़ दीजिए कि इलेक्ट्रिक ने मार दिया, सुई गैस ने मार दिया। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त कराची के अंदर जो बेकरी वाले हैं, जो क्या कहते हैं पकवान वाले हैं, उन्होंने गैस कटवा दी है।
उसकी वजह यह है कि वो टैरिफ इतना महंगा पड़ता है और उनके अहलकार इतना परेशान करते हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि पकवान का काम बहुत मुनाफा बख्श समझा जाता है। तो ये तो पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ की वजह से कॉटेज इंडस्ट्री और छोटा दुकानदार, छोटा कारखानेदार किस तरह काम कर सकता है, ये इनको तबाह करने के लिए। जी मुजाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे आपसे दो बातें सुननी है। एक तो ये जो पीओएस के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, और ये लूटमार जो हो रही है, इस लूटमार की वजह से ताजिर परेशान है या खरीदार परेशान है? एक शेर कहूंगा परवीन सर से बिल्कुल कहें। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, मरते दम आंखों को भी देखा है कि फिर जाती हैं। कराची पे बुरा वक्त है और लोग दरवाजे पे कब नहीं रहा, देखिए दरवाजे के ऊपर लोग खड़े होते हैं, अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है तो उनकी समझ में ये नहीं आता है, घबराहट में कि अंदर जाएं बाहर जाएं। हाँ, यू आर राइट, ये दोस्त है या दुश्मन है? हाँ, अच्छा, दूसरी एक अनसर्टिनिटी की कंडीशन जो मैंने देखी कि जब मैं कल यूपी मोड़ पे गया तो एक साहब जो है वो बड़ी गिरियाजारी कर रहे थे, 2-3 आदमी जमा थे, तो कोई आदमी छुरी दिखा के, यानी वो भी इतना गरीब था, छुरी दिखा के 4,500 का राशन उनका लूट के ले गया, वो तो मोटरसाइकिल सरे राह। यानी मैं ये जो था एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी मेरे लिए सुन के कि ये चीज जो कि मतलब एक आदमी मोबाइल छीनता है 70-75 हज़ार का, उसे जाके मार्केट में बेच देता है, या कोई एक पर्स ले लेता है। राशन छीनने वाली बात जो थी मेरे लिए बड़ी तशवीश। इसका मतलब है कि वो आदमी बहुत ज्यादा मजबूर था। अब मैं यही जिस जगह पे आ रहा हूं, देखें बेरोजगारी जो है अपने बामे उरूज पे पहुंच चुकी है। दूसरी एक चीज ये अनएम्प्लॉयमेंट जिसको अभी हम कह रहे हैं, दूसरी चीज ये कि अगर आप देखें महंगाई, अगर ये अब इस जगह के ऊपर आते हैं हम कि पॉस मशीन लग रही है, पीओएस सिस्टम है, हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो टैक्स देते आ रहे हैं, हम और टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन आखिर में ये टैक्स जाएगा कहां, किस पे लगेगा? एक आम सारिफ पे लगेगा ना, वो तो महंगाई से तंग है। अभी आप तो रसीद कहीं कटवाएंगे, वो अपनी जो उसकी प्रॉफिट है वो उस पर आपसे टैक्स काट देगा आपका, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये कौन सा मेरी, अच्छा फिर एक और बड़ी ताज्जुब की बात है कि कॉटेज इंडस्ट्री तकरीबन कोलैप्स 75% कर गई है, अब उससे भी बेरोजगारी पैदा हो रही है। अच्छा, रिटेल मार्केट और कॉटेज इंडस्ट्री लाजिम और मलजूम, बल्कि मैं आपकी बात काटूं कि मेरा अपना जाती रहा है कि बहुत सारे ताजिरों को तो कॉटेज इंडस्ट्री पता ही नहीं है। हाँ, इससे कॉटेज इंडस्ट्री खत्म ही हो गई है कि उनको पता ही नहीं है इस मामले में। अच्छा, अब उससे जो बेरोजगारी हो रही है ना, तो रिटेल मार्केट वालों ने ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि उन्हें मालूम है वो तसबसब के एक परेशानी का शिकार है, बेचैनी है। अच्छा, अभी कल गुल प्लाजा के अंदर लोगों ने अपनी दुकानें एहतिजाजन बंद करके चले गए ताला लगा के, वो तो पॉस के चक्कर में ना। हाँ, वो पीओएस का चक्कर था। उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल का, चूंकि देखें एक आदमी 12 रिटर्न साल में भेजता है, हर रिटर्न पे उसे वकील रखना है, आमद जामद का खाता रखना है, सारे काम बराबर होंगे, लिफाफा भी देना है उसे। लेकिन अगर वो कैपेबल है, देखें ऊंट का वजन लोमड़ी पे ना रखें खुदारा, देखें अगर आपने एक आदमी कैपेबल नहीं है, आपने कहा 1000 फीट की दुकान होगी तो हम आएंगे, अब आप छोटी से छोटी दुकान पे भी चले जा रहे हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की डिवाइस है, एक जगह आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की जो डिवाइस उस पर भी 70% कर दिया। हाँ, उसको जो है ना उसको मशरूत कर दिया है कि अगर ये आपकी यहाँ हुई तो आप पीओएस में आ गए, बिजली का बिल इतना हुआ आप, यानी एक्चुअल में ना उन्होंने कराची वालों को खाका कर लिया है। लेकिन 10 करोड़ तक की सालाना जो टर्नओवर है उस पे तो नहीं है 17% ना, ये तो 10 करोड़ का नहीं, ये गलत बात है, ये झूठ बात है। ये तो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कराची चैम्बर में आके उन्होंने कही ये बात। अरे जनाबे अली, जिनकी 1 करोड़ की भी टर्नओवर नहीं है, उनके वो पॉस मशीन लगा के बैठे हुए हैं। ठीक, मैं जरा एक ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नाज़रीन थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ात में साथ हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कल काफ़ी थोड़ी सी जो गुफ्तगू हुई हमारे साथियों की, वो गुफ्तगू में भी यकीनी तौर पे एक दर्द था, और वो दर्द अगर आप समझें तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। बहरहाल मैं अतीक साहब की तरफ, अतीक साहब बड़े खामोश हैं। क्या है ये आपने दोनों हजरात की बातें सुनी कि एक तो पहली बात है पीओएस तो अपनी जगह है ही, उसके साथ साथ एक वबाल आया हुआ ना कि स्ट्रीट क्राइम्स, कि दालें तोड़ के सामान गायब हो गया, जो खरीदार आता है खरीदार भी सेफ नहीं है। तो ये जो नई सिचुएशन ये पैदा हुई है, क्या समझते हैं, आपके क्या तज्ज़िया है इस पर? देखिए, जहाँ तक हमारे साथियों की बात है, बड़ी दिलराना बातें की उन्होंने और बिल्कुल सच बोला है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्ब है और हर आदमी जो है ना एक फ्राइटनिंग कंडीशन की तरह गुजर रहा है। इसको किसी ना किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन से भी दूर करें, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन सोल्यूशन है ना मेरे पास, वो यही है
कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल ठीक करना होगा। अभी बात कर रहे थे हामिद भाई कॉटेज इंडस्ट्री के, कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल कोलैप्स होगी। देखिए बिलाल भाई, आप अक्सर एसएमई की बात करते हैं, आप बड़े हमदर्द हैं, आप बहुत कम लोग होते हैं जो एसएमईज पे प्रोग्राम करते हैं, आप पूरे प्रोग्राम करते हैं। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज का बेस होती है, ये वेंडर्स जिसको आप कहते हैं ना दूसरे लफ्जों में, वो वेंडर्स कॉटेज इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल में ये लोग मशद की रीढ़ की हड्डी है, मईशत की ये बैकबोन है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका माल ये ना बेचें, अगर आपका माल ये ना बेचें तो आप कहां भेजेंगे माल को? देखिए कॉटेज इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए ना सिर्फ ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री में पंजाब में है, पंजाब में फिर भी मेरा ख्याल है कि चल रही है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो बैकबोन है, और जब कॉटेज इंडस्ट्री बैकबोन है तो उसकी सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वो क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जिस तरह पहले एलोकेशन ऑफ लैंड हुआ था, फिर कुछ ना कुछ एलोकेशन, जेन्युइन एलोकेशन करें। नंबर 2, यहां पे एक बात पैदा हो रही है, उसके हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। ये जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं ना, अब बात ये होती है कि इस कॉटेज इंडस्ट्री पे जब इतनी प्रॉब्लम आई तो कराची चैम्बर कहां थी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसका भी जवाब आप कहते हैं कि जनाब 14,000 कराची चैम्बर के जो मेंबर हैं वो एसएमईज हैं, छोटे ताजर हैं, तो फिर चैम्बर कहां खड़ी नहीं थी? चैम्बर क्यों नहीं खड़ी हुई पीछे? चैम्बर को खड़ा होना चाहिए, और चैम्बर जहां जहां मौका होता है खड़ी होती है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा एक जमाने में आपने देखे होंगे कि एसएमई शेड्स डेवलप हुए थे साइट में। जी, वो छोटे छोटे शेड, वो शेड कहां चले गए? ऐसे शेड्स जो कि किराए पे मिलते हैं, ठीक है आप उनको ऑनरशिप ना दे, लेकिन कम से कम उनको इतना तो करें कि वो रेंट पर वो चीज ले सके। फिर दूसरी चीज ये कि कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको टैरिफ में कंसेशन देना चाहिए, और अगर कल को आप कॉटेज इंडस्ट्री के प्लॉट्स को सेल भी करना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड को रिड्यूस रखें ताकि कॉटेज इंडस्ट्री वाले उसकी ऑनरशिप ले सके। ये सारी चीजें करने के लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि कॉटेज इंडस्ट्री अगर डेवलप नहीं होगी तो एसएमईज डेवलप नहीं होंगे, और एसएमईज डेवलप नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी। हो गया, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी ना। अब बात वही होती है कि क्या अतीक साहब इस बात से आप मेरे मुत्तफिक हैं कि हमारे यहाँ चाहे बड़ा ताजिर हो, दरमियाना ताजिर हो, छोटा ताजिर हो, इनमें किसी में भी एक दूसरे के दर्द नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कंफ्लिक्ट है और एक गैप है एक बहुत बड़ा, ये बड़ा ताजिर ये छोटा ताजिर, ये गैप है। इस छोटे ताजिर की बात इसलिए की जा रही है कि जहां पर आप बात कर रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री की, वहां मैं बात कर रहा था एसएमईज की भी। गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिनों एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम्स निकाली है विदाउट कोलेटरल। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है कि विदाउट कोलेटरल आपको एसएमई फाइनेंसिंग 5% इंटरेस्ट पे 5% कामयाब जवान प्रोग्राम, और जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें क्या इनसे पूछें ये सूद पे पैसे लेंगे, ये सूद पे पैसे लेंगे, वो सूद पे पैसे लेंगे? हमारे यहाँ तकरीबन जो एक शरई तौर पे, मजहबी तौर पे अक्सर जो है एसएमईज हैं, उन्होंने कोरोना में नहीं लिया लोगों ने, मतलब कि 3% पे 5%। मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ बिलाल भाई, वो सिंपल सी है। महमूद भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम्स निकली हैं, उसमें एसएमई की रीफाइनेंस स्कीम्स भी आई हैं, हर एक की रीफाइनेंस स्कीम आती है, प्लांट एंड मशीन। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए आज तक कोई रीफाइनेंस स्कीम नहीं आई। अरे आप उसका आना जरूरी है। आप कॉटेज इंडस्ट्री को छोड़ दें, कोरोना में एक आम दुकानदार सरवाइव कर रहा था, उसके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये बात सही है कि कोई स्कीम नहीं आई और कोई। लेकिन मुझे बताइए कि आप तो कराची चैम्बर के मेंबर भी हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं खड़ी हुई कॉटेज इंडस्ट्री की तबाही की बात? आपने कभी उनसे क्लेम किया? नहीं, हमने तो क्लेम किया और हमने कई मौके, इसलिए कि देखिए कराची चैम्बर का बहुत बड़ा कारनामा था कि बोल्टन मार्केट की आतिशबाजी हुई थी, उसमें उन्होंने पैसे दिए, बहुत बड़ा कारनामा। ये भी अभी जो आपकी सदर मार्केट का भी बड़ा कारनामा, विक्टोरिया वाला भी कारनामा, ये कराची चैम्बर के कारनामे है। आपके अगर जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो कराची चैम्बर की तो बोल्टन मार्केट का सानिया नहीं है, जो शेरशाह कबाड़ी मार्केट, घास मंडी का था, अपना लकड़ी मार्केट का था, मार्केट का है, बल्कि ये कि यहाँ पे जो अपना वो तो सबकी बात है। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने कराची चैम्बर की मदद ली? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन ये चूंकि ये मसला इतना गंभीर है कि वो केएमसी, अब मैं आपको बताऊं कि हम कोर्ट में गए हुए ना, अभी तक 4 महीने हो गए केएमसी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, और जो औरंगी टाउन का है उसके अंदर कह दिया साहब ये हमारी जमीन ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से दे औरंगी की आधी जमीन आपकी पास जमीन नहीं थी तो आपने बेचा क्यों, आपने उसके पैसे क्यों वसूल किए? तो यहाँ पर तो जो सरकारी एहलकार हैं, जो बल्दियाती एहलकार हैं, वो इस पे मुखलिस ही नहीं है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री आबाद हो।
और उनके ऊपर कोई गिरफ्त करने वाला नहीं है। क्यों होंगे मुखलिस? वो जमीन को उससे ज्यादा कीमत में बेच के पैसा ले लिया उन्होंने। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ तो ये सूरत हाल है, और इसमें तो यानी कि ये कहना चाहिए कि कोई भी इसको आबाद करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त, ये तो सही है, इस वक्त कराची के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर जो हॉकर्स हैं उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। जो हॉकर्स हैं वो जाहिर है वो भी कारोबार करते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, उनको मुख्तलिफ एजेंसी तंग करती हैं और उनको नहीं काम करने दे रही हैं। तो कारोबार के लिए तो हॉकर से क्या मुराद है आपकी? हॉकर से मुराद वो है कि जो ठेले वाले पथारेदारों की बात कर रहे हैं। पथारेदार आपने कभी देखा है कि उनकी वजह से पूरा ट्रैफिक कैसे जाम हो रहा होता है? वो जो ट्रैफिक जाम होता है वो जब इजाफी लगवाते हैं वो इस वजह से जाम होता है। लेकिन आई एम सॉरी महमूद भाई, बात ये है कि आप हिमायत करें लेकिन ऐसे करें। बाज़ औक़ात ये होती है कि आप इलाकों में जाएं, आप सदर में चले जाएं, अगर सदर में कार्रवाई नहीं होती तो इंप्रेस मार्केट में क्या सूरत हाल हुआ करती थी? आपको अंदाजा है ना इस बात का? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी बाजार के अंदर 1 रोड लगती है उससे ट्रैफिक जाम नहीं होता, लेकिन जब 4 रोड लग जाती हैं, जब ट्रैफिक के जो कारें खड़ी हो जाती हैं, जब मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, तो ये मसले पैदा होते हैं। बहुत माजरत के साथ हमारे लीडरों ने, सियासी लीडरों ने एक माफिया की तरह काम करके अपने अपने लोग पैदा किए हैं। अब मिसाल के तौर पे एक इंप्रेस मार्केट पे एक सियासी जमात है, उनकी हिमायत से ठेले लग रहे हैं, तो दूसरी सियासी जमात ने अपने हिमायत से तीसरे ठेले लगवा दिया। तो हमारे यहाँ कानून भी बड़ा कमजोर है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि वो गरीब आदमी जो दुकान नहीं लगा सकता, पथारा लगाता है, उसको आप रोजी से महरूम कर देंगे? मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक 80% ठेले जो हैं खुद दुकानदार खुद लगाते हैं। जिनकी दुकानें होती हैं वो खुद ही ठेले लगाते हैं सामने। ये बात आप जामा क्लास चले जाएं, आप जामा क्लास चले जाएं, आप मीनाबाजार चले जाएं, आप लियाकताबाद है, मैंने खुद सर्वे किया, उसमें से 80% जो ठेले लगे हुए दुकान के सामने वो अपने दुकानदारों के खुद के हैं। जी मुजाहिद भाई, तारी रोड का क्या सूरत हाल है? क्या ठेलों की वजह से प्रॉब्लम है नहीं ना? लिबर्टी की तरफ था, वहां पर अब कम हो गया, कम हुआ ना, वरना क्या सूरत हाल होती? वरना बहुत खराब सूरत हाल थी, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जाम रहता था। फिर? और उसकी वजह से ये एक परेशानी थी, इनके लिए एक अलग सा कंट्रोल करने का नतीजा, पुलिस वालों को मुकम्मल भत्ता जाता है, चाहे वो फ्रूट वाला है या अभी भी जाता है, अभी भी है। आप चले जाए बंदर रोड चले जाए, आप जोड़ी बाजार चले जाए, आप टावर चले जाए, आप देख लें। अच्छा, एक अफसोसनाक बात ये होती है कि जो दुकानें खरीद के और भारी टैक्स, भारी किराए दे रहे हैं बेचारे, और तमाम टैक्सेस दे रहे हैं, बल्कि टैक्स नहीं कहूंगा मैं तो खिराज कहूंगा, यानी ये जो कराची के उससे जो लिया जा रहा है, ये खराज लिया जा रहा है। और उसके ऊपर जो कराची की हालत जार है कि टूटी हुई सड़कें, डकैतों का डर, आदमी सड़क पे चलते में घबरा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए घबरा रहा है। यानी इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल इतनी है कि ये समझे कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर घर के बाहर 1 सेकंड के लिए खड़े हुए हैं कि वो अंदर जाएं या बाहर आए, मोटरसाइकिल वाला आगे रुक गया। अब यहां पर एक सबसे बड़ी दर्दनाक सूरत हाल ये है कि जब टैक्स मुसलसल और लगेंगे तो महंगाई में इजाफा होगा। अब पॉस की POS लगा है पॉइंट ऑफ सेल के चक्कर में, तो आप ये एक अंदाजा लगाएं कि तारिक रोड के ऊपर तकरीबन 27 दुकानें बंद हुई हैं। अब उनके अंदर वर्कर भी काम करते होंगे, जाहिर है उनका पीछे और भी होगा। और अब ये एक जो हुकूमत अपना जवान स्कीम के तहत पैसा देना चाहती है, तो वो अपने नैन गंवा के दर दर मांगी भीख। यानी पहले आपने अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी और चाइना से कह रहा हूं यहां पर इंडस्ट्रियां लगाओ, और दूसरी बात कि अपनी दुकान पे जो लोग बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं आप, और फिर आके एक ना तजर्बेकार आदमी को 10 लाख रुपए का आप फंड दे देंगे और फिर 2 कंटेनर खड़े कर देंगे, कहना यहां से आके अल्लाह के वास्ते खाना खा लो। आदमियों को भिखारी मत बनाओ खुदा के वास्ते। ये कराची के लोग गैरतमंद लोग हैं, ये खुदकशियां करके मर जाएंगे, खून हुसैन की कसम ये हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन बहरहाल मौजद के साथ आपने बात सारी की, लेकिन सीलानी के दस्तरखान पे चले जाएं तो आपको वहां पर 50% ऐसे आदमी मिलेंगे जो कि गरीब नहीं होते। देखिए वो फ्री का खाना समझ के बैठ के खा रहे होते हैं। देखिए जब बकरे काट काट के खिलाएगा तो एक आम आदमी बकरा नहीं खाता, वो चला गया वहां पर। मिन हैसल कौम हम बहुत ज्यादा बेइस कौम हो गए हैं, नेचुरली बात है। जी जल्दी से शेयर करिए ताकि मैं मजीद बातें करूं और निकले। हाँ जी, दरअसल एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। बेशक, यानी आप ये ना देखें कि सैलानी के दफ्तर पे वो जो खाने पे कौन लोग बैठे हैं, कुछ जरूरतमंद, कुछ तफरी आलवे चले जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है उनका ताल्लुक कराची के रहने वालों से ही हो। नहीं,
ये देखिए, ये कराची के उसके नहीं, एक आदमी अगर रोजगार के लिए पेशावर से आया, मुल्क तो उसका भी यही है ना, मुल्क उसका भी है ना। लेकिन वो अब बहुत सारे लोग कराची से जाते हैं, आपके सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वो भी रोजगार के लिए जाते हैं ना, लेकिन वो उनका मुल्क नहीं होता, वो रोजगार के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन एक पेशावर से, पिंडी से, लाहौर से एक बंदा आ रहा है, ये तो उसका भी शहर है ना यार, ये तो पाकिस्तान उसका भी है ना। 27 वीडियोस देखी डकैती की जिसमें वो बाहर से आए हुए थे और वहां सैलानी की वहीं पर ही खाना खा रहे थे। मेरे अपना जाती राय ये है कि अभी जो डकैती जो पड़ रही है, इस पे सीपीसी की रिपोर्ट है, और हमने भी, मेरे साथ भी स्नैचिंग हुई, उसमें तो खैर गैर मकामी नहीं थे, मकामी थे। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर कोई बेरोजगारी का मतलब है कि आप हराम खाएं, नहीं तो फिर मैं बंदूक खरीद लेता हूं, कारोबार बंद कर देता हूं। मैं तो समझता हूं उससे अच्छा भिखारी है कि कम से कम बेरोजगारी का कुछ नहीं तो वो भीख तो मांग रहे हैं ना, वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उससे बेहतर तो यही है। देखें, ये आप भिखारी बना रहे हैं, अफसोस इस बात का है सर जी। हम अपनी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम के साथ हम बहस बढ़ रही है कि हम अपनी जरूरियात को हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, अपनी जरूरियात को, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हमने इतना ज्यादा कर दिया है कि वो हमें उसको मेंटेन करने के लिए ना बहुत ज्यादा जो है साहब, जो ग्रोसरी 20,000 में आ रही थी वो 40,000 को क्रॉस कर गई है। 30,000 नौकरी वाला क्या करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं जरूर अशिया खुर्दनोज की बात कर रहा हूं, अय्याशी कहां से आ गई? क्या कहेंगे इस मामले पे? इकोनॉमिक की बात आप कर रहे हैं ना, आप जरा जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, ये गुफ्तगू का पैराया जरा दूसरा सा हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी इनकम का लेवल बढ़ाने की इस वक्त जरूरत है। जिस लेवल से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसी तरह आपको अपने इनकम लेवल्स भी बढ़ाने की जरूरत है। मुल्क की सूरत हाल इतनी गमगीन इकोनॉमिकली इसलिए हुई है कि हम सिर्फ दो किस्म के रेवेन्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। हमारे पास रेवेन्यू बढ़ाने का एक और जरिया भी है, और वो है एक्सपोर्ट। हमें हर हाल में अपने एक्सपोर्ट्स को, कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये एक्सपोर्ट्स को मीट करने के लिए मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। कब से सुन रहे हैं? हकीकत है, नहीं सर, ये हकीकत है। मेरी बात सुने। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी, जो भी मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं, मुजाहिद साहब का दर्द है तभी वो बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं, उनमें बात उनकी बातों में 50% सच्चाई है, लेकिन बात वही होती है एक आम आदमी कैसे सरवाइव करे। देखिए, उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक पॉलिसीज ये होनी चाहिए कि किसी तरफ एक डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन ये होना चाहिए कि सर्वाइवल एट द एंड, किस तरह इंसान सर्वाइव कर सके। आपको पता है कब्रिस्तान में कब्र भी जो है ना वो 40,000 में मिल रही है, मरने के बाद भी 30-40,000 भी कब्र लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक आम आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस सब में कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का आना है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यही है कि वो फाइनेंसिंग को आसान करे। मुजाहिद साहब, मेरा अपना जाती राय है कि मैं सिर्फ करूंगा कि हाँ, कि अगर हमारे यहाँ एनजीओज ना होती तो क्या असर होता है? डकैतियां और बढ़ जाती हैं हमारी यहाँ। असर क्या होता है हम लोगों का? हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। फिर भी बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि बिना आपके शोहरत के, किसी के तशहीर के वो मदद कर रहे होते हैं लोग। अगर वो ना होते तो क्या होता? ये कराची के ताजिर हैं जो एनजीओ को चला रहे हैं जी, और ये टैक्स क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? ये टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हम जो है आपको रिश्वत देना नहीं चाहते हैं, आपके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को, ये उनसे डर रहे हैं। जी महमूद भाई, मैं एक और नुक्ते पे बात जल्दी कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। वो ये है कि जो इस वक्त कराची के अंदर ताले तोड़ने की वारदातें हो रही हैं, और जो कॉजवे के ऊपर अभी 100 आदमियों को लूटा गया है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। और इसमें मैं जिम्मेदार करार दूंगा कराची पुलिस को, इसलिए कि 37,000 जवान हैं, वो किसकी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। इस वक्त 73,000 नौजवान जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, जो मतलब लोगों की सर्विस कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जी, बिल्कुल मगर ये जो वारदातें हो रही हैं, आखिरी जुमला कह दीजिए। मैं इसमें ये मुतालबा करता हूँ आखिर में कि अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती है तो लोगों को असलहा लेने की आज़ादी दे। जी सर, आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये कि कम्युनिटी बेसिस पर निज़ाम बनना चाहिए, और हम सबको अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने मोहल्ले ख्याल करना चाहिए। ये कम्युनिटी बेस पर होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से कुछ मामला बेहतर हो सकता है, मगर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। बात यह है कि नाज़रीन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस होती हैं, हम सारी रात भी बैठे रहें तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल मसले कब होंगे, कैसे हल होंगे, हमें ही इसको हल करना है, इसलिए कि हुकूमत भी जितनी आती है वो सब भी हमारी ही वोटों से आती हैं। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।